आ रहा है फुल एनोटेशन यहाँ पे डिसेबल वाला वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर दिस डिले। थोड़ा सा इशू आ रहा था दरमियान में। सम पीपल वर वेरी क्रिएटिंग मेस। अच्छा, माय नेम इज़ एमिनुर बाजवा एंड आई एम CSS 2022 qualifier, and I've been teaching one paper exam for a year now with the Bureaucrats Institute, and I have an experience of 5 years with different competitive exams. Apart from CSS PMS, I also qualified ADIB as well as ADASF exam. ठीक है, so this was a brief introduction from my side, and we are conducting this session for general one paper examination of different posts, जो कि आप लोगों ने देखी भी होंगी ऑन आर पोस्टर। वो वन बाय वन मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए तैयारी कराई जाएगी इस सेशन के अंदर। ये किसको मेरी DMC देखने का बड़ा शौक चढ़ रहा है? आप क्लास में आए ना, ज्वाइन करें, उसके बाद मेरी DMC देखेगा। अच्छा, तो FBSC की जॉब्स हैं कुछ जिनके लिए हम लोग ये सेशन करवा रहे हैं, जिसमें अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन पीपल हु यूजुअली ज्वाइन द सेशंस आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ दीज जॉब्स, वो अपने साथ काफ़ी ज्यादती कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा पिछले बैचेस के साथ भी जो एक्सपीरियंस रहा है, स्टूडेंट्स यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स फिर वो कोप नहीं कर सकते। 1 डेढ़ महीने का टाइम मिलता है आपको उस तैयारी के दौरान। फिर आपके पास एक अबंडेंट अमाउंट ऑफ जो नॉलेज रिक्वायर्ड होता है ना, आप उस 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर नहीं कर सकते वो कंप्लीट। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा, जब हमें पता है फ्रॉम आर इंटरनल रिसोर्सेज कि ये वाली जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं, तब ही हम उन सेशंस को अनाउंस करें, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयारी तो कर सकें। ठीक है, तो FIA और NCCIA जो है, ये दो डिपार्टमेंट्स हैं, FPSC के अंडर ही आते हैं। FIA इज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और NCCIA जो है ये 2016 में बना था। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ FIA, समझें। लेकिन पहले तो साइबर क्राइम वाज ऑल्सो अंडर FIA, लेकिन 2016 के बाद इन्होंने साइबर क्राइम की एक अलग से ब्रांच बना दी पूरी। ठीक है, अंडर पीका एक्ट। अच्छा, इसमें डिफरेंट जो आपकी पोस्ट अनाउंस हो रही हैं, दैट है डिप्टी डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, इंस्पेक्टर्स की, सब इंस्पेक्टर्स की, ये सारी पोस्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, काफ़ी नीचे से ड्राइवर से भी स्टार्ट हो रही हैं पोस्ट, ठीक है, अप टू यू कैन से BPS 18 तक। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होंगी FIA NCCIA की असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट, इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर्स की, असिस्टेंट्स की, सबका सेम सिलेबस होता है। ठीक है, और सबका एक ही तरह का ऑलमोस्ट एग्जाम आता है। वो डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, आपने अगर सर्कुलेट होती हुई जो है इनका देखा होगा कि अप्रूव हो चुकी हैं काफ़ी सीट्स, तो जिसमें नंबर ऑफ सीट्स FIA की 1485 या ऑलमोस्ट, और NCCIA की 838 ऑलमोस्ट सीट्स हैं। एज लिमिट अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, दैट इज़ 22 से 35 ईयर्स तक एज होती है इनकी। लेकिन जो 35 ईयर्स यूजली होती है उनकी, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के किसी भी महकमे में जॉब कर रहे हैं, उनको 35 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन मिलती है। और जो नॉर्मल हैं, जिन जो अभी जॉबलेस हैं, वो 33 ईयर्स तक कर सकते हैं अप्लाई। ये मैंने FPSC की बात की है। ठीक है, तो ये कुछ हैं आपके जो कि अप्रूव हुए हुए मेमोरेंडम्स, NCCIA का भी और FIA का भी, पोस्ट्स के लिहाज से जो कि अभी अनाउंस होने वाली हैं। PPSC की जिन जॉब्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे और उनकी तैयारी करेंगे, दो जो कि अभी हो चुकी हैं क्लोज। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 199 सीट्स जो आई थी वो, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर BPS 17 की भी आई थी, ऑडिट ऑफिसर की आई थी, और ADPSC की ऑलमोस्ट
आर गोइंग टू अनाउंस दिस मंथ। तो इसकी भी समरी अप्रूव हो चुकी है, इस वजह से ही हमने ये सेशन में ऐड किया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जिस पोस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं सेशन में, दैट इज केपीके की पीएमएस स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड है ऑन 22 मई को 2026 को। ठीक। और इसका भी ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट सारा प्रोसीजर, जस्ट आपका एग्जाम होगा विद इन अ मंथ। 100 मार्क्स का ये होता है, एफपीएससी का भी, पीपीएससी का भी, और ये केपीके पीएमएस का भी, सबके 100 मार्क्स के हैं पेपर, सब में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है। ड्यूरेशन आपके एग्जाम का थोड़ा सा वेरी कर सकता है सबका, इसमें 120 मिनट्स का होगा, मतलब 2 घंटे का। और जो है आपका एफपीएससी का पेपर, दैट विल बी 1 hour and 40 minutes। ठीक। और जो है आपके पीपीएससी का भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है। तो ये पीपीएससी यूजुअली गिव्स 1 hour 30 minutes। तो टाइम कंस्ट्रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इतने शॉर्ट टाइम में अगर तैयारी कर भी लें तो टाइम मैनेजमेंट नहीं उनको आती फिर। इस वजह से वन पेपर की जो तैयारी है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप लोग उसकी तैयारी ड्यू टाइम में स्टार्ट करें। उसके एडवर्टीजमेंट के आने का इंतज़ार ना किया करें, वरना फिर आप लोग बहुत से लोगों से पीछे रह जाएंगे जो कि पता नहीं कब से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तैयारी करना क्यों ज़रूरी है इन एग्ज़ाम्स की? एग्जाम्स आपको पता है, ये जितने भी पीपीएससी के, एफपीएससी के, या इसके अलावा भी स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाते हैं, स्क्रीनिंग इसी वजह से की जाती है ताकि उन स्टूडेंट्स को स्क्रीन आउट किया जा सके जिन्होंने वाकई में तैयारी कोई नहीं की हुई। ठीक है। जो कि सीरियस नहीं है कैंडिडेट्स, उनको निकाल दिया जाए इनिशियल फेज में ही, ताकि एक एग्जामिनर के ऊपर भी बर्डन कम होगा, कमीशन के ऊपर भी कम होगा, और वो लोग भी एलिजिबल स्टूडेंट्स को आगे लेके आएंगे जिनके ऊपर उनको भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फायदा हो। ठीक है। तो उनकी सीट्स जो होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं। अब आप देखें, अभी रिसेंटली कल जो परसों हुआ है एग्जाम एडीएमओडी का। ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स वर ओनली 16। और ये 16 सीट्स जितनी भी स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर था, दे आर कोटा बेस्ड। ठीक है। तो उन 16 में भी आप सोचिए, पंजाब में, केपीके में, गिलगित में, सारे सूबों में भी डिवाइड होना फर्दर, तो आपके पास कितना एज रह जाता है? दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव कंपटीशन इतना ज्यादा है कि स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर दीज जॉब्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लोग मल्टीपल एग्जाम्स देते रहते हैं, एंड फिर उसके बाद जाके उनको ये आता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, दे डू नॉट गेट सीरियस अबाउट दीज जॉब्स अनलेस एंड अनटिल कोई अनाउंसमेंट वाकई कमीशन की तरफ से हो नहीं जाती ऑफिशियली, तब तक वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो वन पेपर एग्जाम जिसने सोचा हुआ है कि इन द लॉन्ग टर्म वो ये करना चाहता है, कोई ना कोई एक वन पेपर एग्जाम को वो क्रैक करना चाहता है, तो ही और शी शुड इनरोल इन एनी जीके सेशन, ताकि वो जो जितना भी जीके का इतना वास्ट सिलेबस होता है उसको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कंप्लीट करे और उसकी प्रैक्टिस करे, ताकि ये क्रैम करने वाली ज़्यादा चीज़ें होती हैं और आप लोगों के पास इतना टाइम हो कि आप क्रैम कर सकें। ठीक है। और उसको रिवाइज भी कर सकें। और नेगेटिव मार्किंग अब एफपीएससी में भी है, पीपीएससी में भी है, और तमाम स्क्रीनिंग टेस्ट में भी है, अदर देन सीएसएस एमपीटी फॉर नाउ। ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है इस तरह के एग्जाम्स में। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात देखने वाली है कि आपका जो ये जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, 100 मार्क्स के हैं सारे एग्जाम्स, और इनमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, सब बहुत से स्टूडेंट्स का मैथ्स भी कमज़ोर होता है, और एफपीएससी की जॉब्स में और पीपीएससी दोनों की जॉब्स में अब एक्ट्स भी आ गए हैं। ठीक है, जो कि करवाए जाते हैं। तो वो एक्ट्स को भी इग्नोर करते हैं और मैथ्स को भी इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स लेना इज़ नॉट पॉसिबल। और सेकेंड फेज यूजुअली इस तरह के एग्जाम्स का होता है इंटरव्यू। ठीक है। आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो इस वजह से ये कंपैरेटिवली सीएसएस पीएमएस से थोड़ा लेस टायरिंग होता है, जिसमें आपको सीएसएस में या पीएमएस में आप देखें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ती है, फिर रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, और फिर आप जाके उनको देते हैं। रिटर्न एग्जाम का ऑलमोस्ट आफ्टर अ ईयर उसका रिजल्ट आएगा। फिर आफ्टर सम 5-6 मंथ्स जो हैं आपका इंटरव्यू फुल कंडक्ट होता है और आपका रिजल्ट आता है।
तो दैट इज द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अबाउट 2 years लॉन्ग। तो इस वजह से कंपैरेटिवली ये 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। सो कंपैरेटिवली लेस टायरिंग है, ऑल्दो नॉट दैट मच। अच्छा, हम लोग अपने सेशन में जी 20 लेक्चर्स जो है वो अ, करवाएंगे आपको, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, जीके, इस्लामियात, एफआईए के एक्ट्स ये भी करवाए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, मैथ्स भी कराया जाएगा। ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। ठीक है, और एमसीक्यूज का एक वास्ट बैंक आपके गूगल क्लासरूम के अंदर इंक्लूड होगा। और वीकली टेस्ट हमारे होते हैं, स्पेशलिटी हमारे सेशंस की होती है। हम लोग कस्टमाइज्ड ही हर पोस्ट के लिहाज से उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये नहीं कि हमने जो पिछले सेशन में करवाए थे वही आपको दे देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है ये टेस्ट सीरीज को क्रिएट करने में, क्योंकि टेस्ट्स अगर उस तर्ज पे नहीं लिए जा रहे जिस तरह का आपका पेपर आना है, तो फिर उन टेस्ट्स का कोई फायदा नहीं। तो इस वजह से हमारे टेस्ट इस तरह से ही हम लोग मैनेज करते हैं, ताकि उनको प्रॉपर वे में उसी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए जिस तरह की पोस्ट आई है, जिस तरह के उसके पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो पास्ट पेपर एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग इग्नोर करते हैं यूजुअली वन पेपर की तैयारी में। ठीक है, और इसके अलावा मॉक्स भी होंगे, टाइम बाउंड होंगे। अच्छा, ये हमारे कुछ पिछले सेशंस के हैं रिव्यूज। अब मैं आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चंस देख लूं क्या। अच्छा, सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा इस डेट से। ठीक है, 23 अप्रैल से। एंड ऑल ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन दिस सेशन, दे आर वेलकम। अभी हम लोग अपने सेशन का फर्स्ट जो है मैंने आप लोगों को करवाना था, दैट आई विल स्टार्ट ज्योग्राफी से। एनी स्टूडेंट फ्रॉम सर उस्मान सेशन? क्या नाम है आपका? इकरा, ठीक है इकरा। थैंक गॉड सम ऑफ यू आर देयर। आई वॉज वंडरिंग कि पता नहीं मैं शायद बिल्कुल ही फेक ऑडियंस को करवा रही हूँ। आई डोंट नो विच काइंड ऑफ पीपल आर हेयर। हाँ, सही कह रही हैं आप। ओके, ठीक है। सो मैं चाह रही थी कि पिछले सेशन से ना थोड़ा डिफरेंट ओरिएंटेशन जाए इस सेशन की, कि पिछले 2-3 सेशंस में मैं बारहा जो है वो आप लोगों को पाकिस्तान स्टडीज का ही कराती रही हूँ। सो आई वांटेड कि मेरे लिए भी थोड़ी चेंज हो और आप लोगों के लिए भी थोड़ा चेंज हो, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो आई प्रिपेयर्ड अ लेक्चर ऑन दैट। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, दैट इज बेसिकली वी स्टार्टेड विद कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ऑल ऑफ यू नो कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इन द वर्ल्ड। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चंस जो आते हैं आपके वन पेपर एग्जाम्स में, वो कभी ये भी पूछ लेते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। अब एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी बोथ जो है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, सेकंड इज के कॉन्टिनेंट जो मैंने अभी आपको बताया, सेम इनका ऑलमोस्ट सेम ही है।
कैटेगरीज अदर देन जो है एरिया वाइज सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, और कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। वहाँ पे ऑलमोस्ट नो पॉपुलेशन है। ठीक है। अच्छा, ओशंस की तरफ हम आए तो इसको याद करने का एक तरीका है, ये निमोनिक बनाया हुआ है पैसा। तो ओशंस जो हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक ओशन जो हैं, दीज आर, ये ही कैटेगरी है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक, इसी तरह चलते हैं आगे। इंटरेस्टिंग चीजें हैं आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी। इक्वेटर पहले देखें। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है, ये आपका अर्थ है, एंड इक्वेटर इज दैट इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द मिड ऑफ योर अर्थ। ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नॉट वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम कुछ और बोलते हैं, ये भी मैं आगे जाके बताती हूँ आपको। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी अर्थ को कट कर रही है उसको हम इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट ये 40,000 प्लस किलोमीटर लॉन्ग है, दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ पोल वाली साइड वाला दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द साउदर्न साइड, साउथ पोल की तरफ जो है दैट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वन पेपर एग्जाम्स में कि इक्वेटर पासिस थ्रू 13 कंट्रीज। ठीक है, 13 कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर पास करते। तो इनको अब आप इस तरह नेम वाइज याद करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। तो ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी जो है इसको याद करने की, इनको याद करें आप विद द हेल्प ऑफ सम निमोनिक्स या ट्रिक। ठीक है। तो वो एक निमोनिक मैंने बनाया था, मिस किरीबती, GRE। ये जितने भी मैंने कलर्स हाईलाइट किए ना, ये एक एक यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर करके ब्राजील से यूके चली गई। ऑल्दो इट सीम्स फनी, लेकिन इस तरह की चीजों से याद हो जाता था मुझे एटलीस्ट, तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत एक रिपीटेड क्वेश्चन है इक्वेटर के बारे में कि एक ऐसा रिवर है जो इक्वेटर को 2 दफा कट करता है। ठीक है, उसको क्रॉस करता है, दैट इज कॉन्गो रिवर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब इक्वेटर के अलावा अगर आप देखें तो आपके जो लैटिट्यूड्स है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी आपके, एक तो इक्वेटर है जो कि बिल्कुल मिडल से क्रॉस कर रही है आपकी अर्थ को। उसके अलावा भी जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस दो लगाते हैं, इनको भी लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, ऊपर भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और साउदर्न हेमिस्फेयर्स में भी इनको लैटिट्यूड्स ही बोलते हैं। और इनके दरमियान के रीजन्स को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और जो नॉर्थ पोल के ऊपर हमारी जगह है, जो फ्रोजन एरिया है, आप उसको आर्कटिक सर्कल बोल सकते हैं, और जो साउदर्न साइड पे है दैट इज अंटार्कटिक सर्कल, इतना एरिया। ठीक है, दिस इज आर्कटिक एंड दिस इज अंटार्कटिक। ये मैंने अभी आपको बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। मतलब इक्वेटर और नॉर्थ पोल के दरमियान का जो एरिया है दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और साउदर्न पोल, जो अंटार्कटिक सर्कल और इक्वेटर के दरमियान का एरिया है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पाकिस्तान कौन से एरिया में आता है? ये भी पूछा गया पास पेपर्स में क्वेश्चन। जी हफीज, आपने ठीक बताया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अच्छा, ये पूरी कंट्रीज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, जस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज आप याद रखें। ठीक है। लाइक इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 17 कंट्रीज गुजरेंगी, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहां से 11 कंट्रीज गुजरती हैं।
अच्छा, जिस तरह इक्वेटर से अभी मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर से कितने कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को ट्वाइस कट करता है, वो बताइए। जी। जी इकरा। मैम कॉन्गो रिवर। जी बिल्कुल। आई डिड दैट इकरा, स्टिल इट्स एन ओपन मीटिंग। ओके। अच्छा, इंडियाज माही रिवर जो है दैट इंटरसेक्ट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सा रिवर ट्वाइस, जिस तरह मैंने आपको कॉन्गो रिवर का बताया दैट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, इसी तरह कैंसर को भी दो दफा एक रिवर करता है, दैट इज माही रिवर ऑफ इंडिया। कैप्रिकॉर्न जो है इधर से 10 कंट्रीज गुजरती हैं, और इधर जो दो दफा क्रॉस करता है दैट इज साउथ अफ्रीका लिम्पोपो रिवर। सारी एक एक चीज यहाँ से याद करनी नहीं है आप लोगों ने, जस्ट जो मैं आपको मोटी मोटी चीजें यहाँ पे बता रही हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, दोज आर इम्पोर्टेंट मोर। अच्छा, ग्रीनविच टाइम। अच्छा जी, जो ग्रीनविच टाइम है ना दैट इसके बारे में भी मल्टीपल आपने देखे होंगे, अक्सर वन पेपर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तो ये भी पूछा गया है कि ये स्टार्ट कब हुआ था। तो ग्रीनविच टाइम स्टार्टेड इन 1675, ठीक है। और ये एक एस्ट्रोनॉमर था, रॉयल एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लैम्सटीड, उसने पहली दफ़ा इसको एज अ टूल यूज़ किया कि जो वहाँ से सेलर्स उस टाइम पे ओशन से गुजरते थे, तो उन सेलर्स को जो टाइम लोकेट करने में इशू आता था, तो ही डिसाइडेड कि एक तो जनरल जो आप यूनिवर्सल टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में वो होगा, और एक जो है आ, वो टाइम होगा जो कि हर कंट्री का अलग है, जिसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का टाइम कितना डिफरेंट है, जिसमें आप देखते हैं इंडिया से भी आधा घंटे का हमारा डिफरेंस है। उसके अलावा जीएमटी टाइम वाज द फर्स्ट टाइम जो कि आपने दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया कि ये एक यूनिवर्सल टाइम के तौर पे होगा, और उसको आपने बेस किया प्राइम मेरिडियन के लिहाज से। प्राइम, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट क्रॉसेस योर अर्थ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो एक वर्टिकल लाइन है जो आपके अर्थ को क्रॉस कर रही है, दैट इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और जीएमटी जो था इसको फिर बाद में रिप्लेस कर दिया गया इस टाइम को यूटीसी टाइम के साथ, कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सल टाइम उसको बोलते हैं। 1972 में इसको चेंज, अब ये ईयर्स पूछे जा चुके हैं आपके पास पेपर्स में, दैट्स व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट। कुछ टाइम जोन्स आर द रीजन्स जो कि स्टैंडर्ड टाइम यूज कर रहे हैं। अभी कल के पेपर में भी पूछा गया है, आपके एमओडी के पेपर में उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको किस सिटी के लिहाज से आप लेते हैं, दैट इज कराची। जैसे आप डिफरेंट टाइम जोन्स देखते हैं ना, तो उनकी कोई एक उस कंट्री की सिटी होती है जिसके लिहाज से वो टाइम जोन होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है उस कंट्रीज के स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से। अब ये भी आप लोगों ने एक चीज देख लेनी है गौर से कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम अक्सर जगह पीएसटी भी लिखा होता है, लेकिन इसको ऑफिशियली पीकेटी बोलते हैं, ठीक है, ये कराची के लिहाज से।
और पाकिस्तान का जो पीकेटी टाइम है ना, दैट वाज स्टार्टेड इन, ये भी पूछा जा चुका है, 30 सितंबर 1951 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और वो भी प्रोफेसर महमूद अनवर थे। उन्होंने ये चीज जो है कैलकुलेट की कि पाकिस्तान का जो टाइम है इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम से 30 मिनट का उसका इट इज बिहाइंड इंडियाज टाइम। तो तब से 1951 से हमारा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम स्टार्ट हुआ था। तो दो डेट्स तो लाजमी आपको याद रहनी चाहिए, एक तो ग्रीनविच टाइम कब स्टार्ट हुआ था और एक पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने आपको लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस गुजरती हैं वो बता दी, और लॉन्गिट्यूड का बता दिया। सिमिलरली इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन का मैंने आपको बता दिया। अब कुछ लैंड फॉर्म्स हैं शेप्स के लिहाज से, वाटर बॉडीज की स्पेशली, तो इनकी शेप्स के लिहाज से इनकी याद करना है आप लोगों ने, वरना फिर आपको भूल जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि वो लैंड मैस जो कि तीनों साइड से घिरा हुआ हो पानी से, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। शेप इसकी कोई भी हो, ठीक है, बस आपने ये चीज याद रखनी है, एक ऐसा लैंड मैस जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज पेनिनसुला। और तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, कि कोई ऐसा लैंड मैस जो कि तीन साइड से आपकी लैंड से ही घिरा हुआ है, सिर्फ एक साइड से उसको पानी लग रहा है, तो उसको गल्फ बोलेंगे। ठीक है, अब गल्फ की थोड़ी सी वेरिएशंस भी हैं। गल्फ अगर थोड़ा सा ज्यादा ओपन है, यू शेप्ड आप कह लें, तो उसको आप केप बोलेंगे। और अगर उससे भी थोड़ा ज्यादा ये यू शेप खुला हुआ है तो उसको आप बे बोलेंगे। ठीक है, इवन इससे भी बड़ी एक चीज है, बाइट उसको बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलियन बाइट इज द लार्जेस्ट बाइट। ठीक है, सिमिलरली अब ये दो ऑपोजिट फिनोमिनास हैं, एक स्ट्रेट, अगर तो पानी जो है आपकी नैरो स्ट्रिप की फॉर्म में दो लैंड मैसेज को काटता हुआ गुजरे, उसको आप स्ट्रेट बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी लैंड ही नैरो स्ट्रिप की फॉर्म में दूसरी लैंड मैस के साथ कनेक्ट कर रही है, तो इस बारीक से अर्थ के टुकड़े को, मतलब सॉलिड अर्थ को, बोलेंगे इस्थमस। ठीक है, तो दैट, ये देखें, ये वाटर की बॉडी है और ये नैरो स्ट्रिप है आपकी अर्थ की ही, तो इसको इस्तेमाल बोलेंगे। तो ये इस वजह से ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपका एक ऐसा लैंड मैस जो कि बिल्कुल चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से, उसको आप आइलैंड बोलते हैं। ठीक, तो अगर एक आपका ऐसा वाटर बॉडी जो कि चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ है, तो उसको लेक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अगर इनको बिल्कुल साइड बाय साइड लेके चलेंगे तो फिर चीजें याद करनी आसान हो जाएंगी। सिमिलरली छोटे छोटे टुकड़े आइलैंड्स के जहाँ पे होंगे, लेकिन वो नियर टू ईच अदर हैं, तो उनको आर्कीपिलैगोस बोलते हैं। ठीक है, और अगर छोटे छोटे लेक्स के टुकड़े हैं तो उनको सिस्टम ऑफ लेक्स बोलते हैं। ठीक है, दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंड मैसेज। और इनके अलावा जो है ये यहाँ पे मैंने सबसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट तो लिखा है। इनके अलावा एक है इम्पोर्टेंट चीज, डेल्टा। डेल्टा होता है रिवर से ओरिजिनेट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका रिवर आ रहा था, ठीक है, लैंड के अंदर, लैंड को काटता हुआ ही रिवर गुजरता है ना। जैसे आप इंडस रिवर की एग्जांपल लेते हैं, तो आपको पता है इंडस रिवर 5 डिफरेंट दरियाओं में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी होके जाके फिर ओशन में मिल जाती हैं अल्टीमेटली। जैसे अरेबियन है आपका, अरेबियन सी है यहाँ पे, और फिर वो अल्टीमेटली इंडियन ओशन भी के साथ भी मिलता है जाके। तो वो ये जब नियर टू सी आ जाएगा वो पोर्शन, तो बिल्कुल छोटी छोटी लेन्स में इट इज कन्वर्टेड। तो ये एरिया ऑफ द अर्थ जहाँ से ये छोटी छोटी ज्यादा सारी शाखों की फॉर्म में निकलेगी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ दैट रिवर, उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, जो कि एट द माउथ ऑफ सम रिवर और सी है। जो लार्जेस्ट जो डेल्टा है ना आपके अर्थ का, दैट इज गैंजेस ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, एक आपका इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म इज लगून। ये पिक्चर है लगून की। ये एक शैलो वाटर है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी, मतलब समंदर के अंदर ही एक छोटा सा एरिया जिसके इर्द गिर्द आप समझ लें थोड़ा लैंड मैस भी है। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे लगून।
न्यू कैलिडोनियन लगून जो है ना, दैट इज लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब वर्ल्ड स्ट्रेट्स के बारे में देख लेते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि इट व्हाट इट डज इज इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट कट्स टू लैंड मैसेस। ठीक है, ये पानी की ही है। और इसके ऑपोजिट क्या मैंने बताया आपको, अगर दो अर्थ के मैसेज नैरो स्ट्रिप के थ्रू, अर्थ की ही स्ट्रिप है ये, उससे हो कनेक्ट, तो फिर क्या वो होंगे? नहीं, अभी तो मैंने आपको अरसलान बताया ना, स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट के अलावा जो अपोजिट चीज बताई थी, इस्थमस। ठीक है, अगर लैंड ही नैरो हो के दूसरी लैंड से मिल रही होगी तो इस्थमस होगी, लेकिन अगर वाटर बॉडी जो है वो एक दो लैंड मैसेज को कट करते हुए गुजर रही होगी तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट। तो अब ना, ये स्ट्रेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं आजकल, आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बहुत बात चल रही है। तो उसके लिए ना आपने ये अरेबियन पेनिनसुला पहले याद करके, पेनिनसुला इज ऑल्सो, जो मैंने ऊपर आपको बताया, एक ऐसा लैंड मास जो कि थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ होगा। दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द देखें, तीनों साइड पे आपको वाटर नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ दुनिया की इंपॉर्टेंट गल्फ्स, इंपॉर्टेंट सीज और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स पाई जाती हैं। तो वो आप देखते हैं वन बाय वन। एक तो पहले आप ये देखें कि पर्शियन गल्फ इसको बोलते हैं। ठीक है, गल्फ मैंने आपको बताया है कि वो पानी का टुकड़ा जो कि तीन साइड से अर्थ लैंड से घिरा हुआ हो, उसको गल्फ बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली यू शेप्ड। तो ये पर्शियन गल्फ। ठीक, तो दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस यहाँ पे। अब हम पहली जो स्ट्रेट पढ़ रहे हैं, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस न्यूज में भी काफी है इस टाइम पे, एंड इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, दिस इज पर्शियन गल्फ जो मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया, और ये गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। यहाँ पे ओमान की कंट्री है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे टिप ऑफ हॉर्मस के ऊपर जो कंट्री है ना, ये भी इट इज ऑल्सो ओमान। कल वाले पेपर के अंदर सवाल आया था, एडीएमओडी के पेपर के अंदर, कि नॉर्थ साइड के ऊपर तो ईरान है। ठीक है, ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मस, व्हाट इज ऑन द साउदर्न साइड ऑफ, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, दैट इज मुसंदम पेनिनसुला, ये लिखा हुआ है। तो स्पेशली जो चीजें न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा चल रही होती है ना, बेशक वो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, हम लोग उनको इतना ज्यादा नहीं उस टाइम पे सीरियस ले रहे होते हैं, तो वो उनके इर्द गिर्द की सारी चीजों को पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के इर्द गिर्द कौन सी ऐसी एरियाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट, जिनके नेम्स मैप के ऊपर गिवन है आपको। ठीक है, तो ये आइलैंड्स हैं कुछ ईरान, जो कि ईरान की जुरिस्डिक्शन के अंदर आती हैं। हैंगम हो गया, लराक हो गया, हॉर्मस का एक प्रोविंस भी है पूरा, बंदर अब्बास, दिस इज पोर्ट बंदर अब्बास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केशम, लराक और केशम के जो इलाके हैं ये, अगर वो ऑपोजिट साइड वाला आपसे पूछ लेता है एमसीक्यू के नॉर्दर्न साइड पे कौन से एरियाज हैं, तो फिर वो ये होते। ठीक है, इसी तरह ये बंदर लेंगे, ये भी नियर टू स्टेट ऑफ हॉर्मज आती है, लेकिन नॉट इंटायरली हियर। तो बंदर अब्बास जो है मेजर पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये अबू मूसा आइलैंड्स का भी आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसी लिहाज से। ओमान वाली साइड पे कौन सी जगह है, अल कसाब। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस लिहाज से याद रहनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है, ये एक मेजर ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट वो एरिया को बोलते हैं जो स्पेशली स्ट्रेट्स को, जहां से आपकी मेजर वर्ल्ड की ट्रेड जो है वो मूव कर रही है। स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का क्यों इस टाइम पे, आपने सुना होगा आपके तेल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। वो क्यों? क्योंकि आप
का जो मेजर ऑयल ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी जिसको आप बोलते हैं वो, और 1/3 ऑफ क्रूड ऑयल की जो शिपमेंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू होती है। ये देखें अगर आप यहाँ पे, कि ईरान यहाँ से ऊपर कहीं पे भी नहीं भेज सकता। उसने जितनी भी, आपको पता है ईरान इज ऑल्सो एन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, तेल बहुत सस्ता है वहां पे। और सऊदी अरेबिया में भी इसी तरह, ईरान, कुवैत, ये सारी की सारी जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे लगती हैं, दे आर ऑयल बेस्ड कंट्रीज। इन्होंने ही तेल जो है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को पहुंचाना है। तो मोस्टली जो शिपमेंट्स होती हैं वो इन्हीं एरियाज से होती हैं, एंड ऑल द शिपमेंट्स फ्रॉम हियर हैव टू मूव थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस टू अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस यहाँ पे पड़ती है, और ये अगर ये शिपमेंट्स यहाँ से आ रही हैं, दिस इज अरेबियन सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन आती है, एंड दिस इज अनदर स्टेट, बाबुल मंदब बोलते हैं इसको। ये भी मुसलमानों के पास ही है, आप समझे, यमन है यहाँ पे पास, जो अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा न्यूज में कि एक तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया, और दूसरी तरफ जो है हुदीज यमन में, उन्होंने स्ट्रेट बाबुल मंदब को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। तो फिर आप सोचें कि कहाँ से जाती स्ट्रेट, उनको अफ्रीका के नीचे से होके जाना पड़ता। तो अ, तेल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं अगर ये दोनों स्ट्रेट्स बंद हो जाएं। ठीक है, और फिर ऊपर यहाँ पे आता है सुइज कैनाल। आप देखें मुसलमानों के हाथ में इतना ज्यादा ताकत अल्लाह ने दी हुई है, जो कि वो यूटिलाइज नहीं करते, कि तमाम दुनिया को वो घुटनों पे लेके आ सकते हैं जस्ट बाय शटिंग ऑल दीज चैनल्स। आपने देखा ही होगा इस टाइम पे कि अमेरिका की क्या हालत है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके अलावा भी मैंने आपको बंदर अब्बास का बताया, बंदर लैंगे का बताया, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, करंट अफेयर के लिहाज से वो ये भी पूछ सकता है कि ईरान को कब जो है बंद किया, रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स जो हैं, आईआरजीसी, ईरान के, उन्होंने बंद किया, उनके अंडर ही आता है ये एरिया। 4 मार्च को ऑफिशियली जो है ना ये बंद हो गया था, 2026 को। ठीक है, एंड ऑन 9 अप्रैल दे अनाउंस्ड कि आल्टरनेट शिपिंग रूट्स लें आप लोग। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये एरियाज आप ले सकते हैं, आल्टरनेट शिपिंग रूट्स। और आपको ये भी पता होगा पाकिस्तान को उन्होंने अलाउ किया था। और अभी करंटली आज जो अनाउंसमेंट हुई है, ट्रंप ने कहा है कि वी आर ब्लॉकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कंप्लीटली, अब कोई भी वहां से नहीं गुजर सकता। स्ट्रेट, एक और इम्पोर्टेंट आइलैंड जो इसके पास ही है, दैट इज खार्ग आइलैंड। ये भी बहुत न्यूज में रही है पिछले दिनों। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के लिहाज से मैंने सोचा ये भी यहाँ पे मैं आपको कराती हूँ। खार्ग आइलैंड जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ईरान की, जहाँ से मेजर जो ऑयल की डॉकिंग होती है ना, डॉकिंग का मतलब होता है कि ऑयल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शिप में उनको डालना बैरल्स में डाल के, और फिर उनको भेजना कहीं पे भी, या फिर वहां पे कोई भी आपने ट्रेड जो है वो रिसीव करनी है, तो वो मेजर उन सारी चीजों की जो एक्टिविटीज है ना खार्ग आइलैंड पे होती हैं। ठीक है, तो ऑयल जितना भी ईरान का चलता है, आप समझे यहाँ से चलता है। यहाँ पे भी अटैक किया था यूएस ने, तो इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये डीप वाटर, आपको पता है पाकिस्तान की डीप वाटर या डीप सी जो कोस्ट है वो कौन सी है, डीपेस्ट कोस्ट? जी, गवादर, गुड। ठीक है, तो आपको पता है गवादर में अभी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह जो है वो बन रही है। जितनी भी ईरान की 90% ऑफ क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट्स है ना, वो इसी आइलैंड से होती हैं। इस वजह से इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आपको ज्योग्राफी पढ़ाने का ये मकसद होता है कि आपको उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी पता हो कि एग्जैक्टली ये चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है,
ताकि उसके इर्द गिर्द की चीज़ों पर भी आप थोड़ी नज़र रखें, क्योंकि वो अक्सर क्या करते हैं कि उनको अब पता लग गया कि स्टूडेंट्स पढ़ने लग गए हैं ज्योग्राफी भी, वो उनके इर्द गिर्द की चीज़ों को पूछने लग जाते हैं फिर। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल हैड स्टडीड के ओमान और ईरान के दरमियान में आती है स्टेट ऑफ हॉर्मस, या पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। एंड दे आस्क्ड इन पेपर के साउदर्न साइड ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मस पे कौन सी पेनिनसुला लाई करती है। मोस्टली हम लोग नहीं इन चीज़ों को करते फोकस इतना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब फोकस करनी है। अब 7 अप्रैल को खार्ग आइलैंड पे इम्पोर्टेंट डेट ये है कि 7 अप्रैल को यूएस ने मिलिट्री स्ट्राइक्स कंडक्ट की ऑन दिस आइलैंड। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि इनका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेट इज बाबुल मंडब, जो मैंने आपको बताया ये यमन के पास, यमन और जिबूती के दरमियान से गुजरती है। जिबूती इज साउथ अफ्रीकन कंट्री। ठीक हो गया, तो यहाँ से इन दोनों के दरमियान में होती है। एंड इट कनेक्ट्स ये गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी। और आपको पता है ये अरेबियन सी है इस तरफ, अरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, रेड सी ऊपर जाके कहाँ मिलता है? रेड सी ऊपर जाके मेडिटेरेनियन में गिरता है ना, ऊपर मेडिटेरेनियन। अच्छा, नेक्स्ट इज पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट जो है दैट लाइज बिटवीन, ये श्रीलंका है। ठीक है, एंड दिस इज इंडिया का पोर्शन, तमिलनाडु जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इसको और इसको जो स्ट्रेट क्रॉस करती है उसको पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक, एंड इट कनेक्ट्स पाल्क बे विद द गल्फ ऑफ मनार। ये गल्फ है एक। ठीक है, गल्फ ऑफ मनार को पाल्क बे से कनेक्ट करती है। दिस इज पाल्क बे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड पैसेजेस हैं यहाँ पे और कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वन पेपर एमसीक्यूज में कि अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी भी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है। एक तो आप लोगों को कुछ चीज़ें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो ये कि दे आर प्रेजेंट इन इंडियन ओशन। ये सारी जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगी, दीज थिंग्स हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट पेपर्स, वेरियस पास्ट पेपर्स, पीपीएससी के हो गए, एफपीएससी के हो गए। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल के अंदर ये दोनों ये आइलैंड्स जो हैं ये हैं, ये ऊपर जो आपको नजर आ रही हैं ये अंडमान आइलैंड्स, और ये जो नीचे नजर आ रही हैं इनको बोलते हैं निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, अब इधर डिफरेंट किस्म के पैसेजेस हैं, चैनल्स और पैसेजेस, नाम है उनके जस्ट। पहला आपको याद होना चाहिए जो ग्रेट अंडमान आइलैंड और लिटिल अंडमान आइलैंड। दिस इज लिटिल अंडमान आइलैंड, दिस इज ग्रेट अंडमान आइलैंड। इन दोनों के दरमियान जो पैसेज गुजरता है दैट इज नोन एज डंकन पैसेज। ठीक है, और जो लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के दरमियान से गुजरती है दैट इज नोन एज 10 डिग्री चैनल।
ठीक है। आप स्ट्रेट्स वगैरह जब तक मैप से नहीं याद करेंगे आपको याद नहीं होंगे, इस वजह से दीज आर इम्पोर्टेंट। और जो इन आइलैंड्स के पास ही कुछ एरियाज हैं वो भी देखें। एक तो ये आपने आइलैंड्स देखी ना, इन आइलैंड्स के पास कुछ और एरियाज हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं, एक 9 डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप आर्किपिलागो और मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है, और मिनिकॉय को विद मालदीव्स जो है जो सेपरेट करता है, दैट इज नोन एज 8 डिग्री चैनल। तो यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स। जस्ट पिक्टोरियल जो चीजें होती हैं वो आपको चीजें याद करने में आसानी कर सकती हैं, ठीक है। मैप से चीजें याद की हुई काफी बंदे को इर्द गिर्द के एरियाज का भी पता चल जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलाका, अगर आप बात करें बाबुल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है या पैसेज है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। और ये इसके ना डिफरेंट एरियाज हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की जो आइलैंड है ना, इंडोनेशिया इज एन आइलैंड कंट्री। सिंगापुर भी इसी तरह आइलैंड कंट्री है, तो ये आपस में पास पास ही हैं। ये मलेशिया है। मलेशिया इज ऑल्सो लाइक अ पेनिनसुला, ठीक है। तो इसको माले पेनिनसुला भी बोलते हैं। तो वो स्टेट जो कि माले पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडिया को कट करती हैं, ओ सॉरी इंडोनेशिया, वो है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि इंडोनेशिया इज आल्सो डिवाइडेड इनटू वेरियस जो है आइलैंड्स। तो पहली तो उसकी सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का पार्ट। दूसरी है जो नीचे आपको नजर आ रही है, दिस इज जावा आइलैंड, ठीक है। और जावा और सुमात्रा आइलैंड के दरमियान भी एक स्ट्रेट गुजरती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ संडा, ठीक है। अब आप इसकी लोकेशन भी देखें, इर्द गिर्द एरियाज कौन से हैं या ओशंस कौन से कनेक्ट हो रहे हैं। इंडियन ओशन है ये, ठीक है। दिस इज साउथ चाइना सी, ठीक है। यहाँ पे अंडमान सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की थोड़ी पिक्टोरियल जहन में रखें ताकि आपको समझ आए। दिस एरिया हेयर, इसका भी जो ये वाला पार्ट है, दिस इज ऑल्सो अनदर आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। इसको आप बोर्नियो वैसे तो बोलते हैं, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड, जिसका 73% टू 75% जितना पार्ट है ना इसका, दैट इज इंडोनेशिया का हिस्सा। बाकी इसके अलावा अलावा जो है कुछ हिस्सा मलेशिया का भी है, और एक छोटा सा एक और कंट्री है ब्रुनाई, जो आपने सुना होगा अक्सर, दारुसलाम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और सिंगापुर कहाँ पे है? इधर है छोटा सा सिंगापुर, मलेशिया पेनिनसुला के बिल्कुल नीचे छोटा सा एक स्पॉट है सिंगापुर के फॉर्म में। और मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान भी एक स्टेट गुजरती है, उसको जोहर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेट ऑफ संडा भी मैंने आपको बता दी। देन बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो आपने तुर्की का एरिया पता है आपको, इफ यू पीपल नो, तुर्की 95% जो तुर्की का पार्ट है दैट इज इन एशिया, ठीक है। 5% इट्स पार्ट इज इन यूरोप। तो जो इनको वो वाली स्टेट जो 5% यूरोप वाले तुर्की को 95% ऑफ एशिया वाले तुर्की से सेपरेट करता है, दैट इज नोन एज बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। एंड इट कनेक्ट्स ब्लैक सी विद सी ऑफ मरमारा। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो जहां पे आके तारिक बिन जियाद ने मोरक्को से स्पेन में एंट्री दी थी, यूरोप में, ठीक है। फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप तारिक बिन जियाद गए थे 711 में, ठीक है। तो ये वो स्ट्रेट है जहां से वो गुजरे थे। तो जहां पे इस एरिया पे वो लैंड किए थे इन स्पेन, उसको जिब्राल्टर बोलते हैं, इसी वजह से इस स्ट्रेट का नाम भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। एंड इट सेपरेट्स आइबेरियन पेनिनसुला, जो कि स्पेन और जिब्राल्टर को इसको बोलते हैं, ठीक है। स्पेन भी एक पेनिनसुला की फॉर्म में है, इसको आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं।
and it separates Iberian Peninsula from Morocco. Morocco is northmost side पे अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, तो दैट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, और यहाँ वो सीज के पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कौन से दो सीज को ये कनेक्ट कर रहा है, या दो लैंड मैसेज को ये सेपरेट कर रहा है, या फिर दो जो कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको सेपरेट कर रहा है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर एंगल से ये क्वेश्चंस को देखना है। एक इंग्लिश चैनल है जी, दिस इज यूके, और फ्रांस नीचे है। यूके और फ्रांस के दरमियान जो चैनल आता है दैट इज इंग्लिश चैनल। अनदर स्ट्रेट इज बेरिंग स्ट्रेट, जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन भी गुजरती है। एंड ये किन दो सीज को कनेक्ट करता है, चकची सी और बेरिंग सी को। ठीक है, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन एंड इट सेपरेट्स यूएसए फ्रॉम रशिया। रशिया का साइबेरिया का एरिया है, और यूएसए का अलास्का का एरिया जिसको ये सेपरेट करता है। ठीक है जी, आप मुझे बताएं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो। हाँ जी, इंशाल्लाह 23 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। मैंने थोड़ा टाइम इस वजह से रखा था कि थोड़ी इनरोलमेंट्स जो आनी है वो आ जाएं, ताकि फिर हम, क्योंकि बच्चे बाद में एंट्री देते रहते हैं क्लास के अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े ज़्यादा बच्चे हों तो फिर ही हम क्लास स्टार्ट करें। इस वजह से जस्ट मैंने थोड़ा डिलेट किया, अदरवाइज नहीं। सेशन 20 लेक्चर्स हैं, तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ, या अगर मंथ से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। लेकिन जो पीएमएस के लिए ज्वाइन करेंगे उनका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो मोस्टली मैंने देखा है उनके पास पेपर्स में मैथ्स नहीं आया, तो उनका इंशाल्लाह विद इन अ मंथ ही कंप्लीट करवाऊंगी। जी, थोड़ा स्लो पढ़ा दूंगी, लेकिन चीजें काफी ज्यादा हैं। इसी वजह से मैंने सेशन थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया, ताकि आप लोग ज्यादा कर सकें। ठीक है, ठीक है, ओके। अरसलान, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, आगे और भी चीजें आपको फिर मुश्किल लगेंगी। P8 के है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह क्लास में मिलते हैं हम। अच्छा सना, ADFIA की जॉब्स विद इन अ मंथ अनाउंस हो जाएंगी। FIA में ज़रूरी नहीं है कि वो AD की ही जॉब्स हैं, कोई और भी हो सकती हैं, 16 ग्रेड वाली इंस्पेक्टर की जॉब्स, या फिर दूसरी भी हो सकती हैं। तो वो, तो अब फाइनली तो हमें जब तक ऐड नहीं आता ये पता नहीं लगेगा। स्टिल ऑल ऑफ दीज जॉब्स आर वेरी लुक्रेटिव जॉब्स, बेशक वो इंस्पेक्टर की हैं। 16 ग्रेड्स वाली जॉब लेना भी आजकल कौन सा आसान काम है। मैंने दूसरे की बात की है, मैंने दोनों बताई हैं एट द स्टार्ट ऑफ सेशन, कि दोनों अनाउंस होंगी अलग अलग, FIA की भी, NCCIA की भी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।